आज हम लोग ये टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं और उससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक क्लियर कर रखा है जो कि ब्रह्मांड से रिलेटेड था। ब्रह्मांड का चैप्टर हम लोगों ने क्लास में देख लिया और आज हम लोग टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं सौर मंडल का। तो सौर मंडल जो ये चैप्टर है ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे 2 या 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछता है। तो हम लोग देखेंगे कि सौर मंडल का कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हम लोग का क्लास है, जो सामने हम लोग का सौर मंडल दिख रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछले का जो डिटेल क्लास है उसमें हमने अपना फिगर भी देख लिया, अपना कंसेप्ट भी देख लिया। लेकिन आज हम लोग वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये देखेगा कि हमारा जो सौर मंडल का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या तथ्य है, क्या डाटा है, उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि सौर मंडल है क्या। वैसे तो सौर मंडल है क्या, तो जैसे हमने ब्रह्मांड पढ़ा था और ब्रह्मांड में हमने बताया था कि एक सौर मंडल होता है जिसमें सौर मंडल में कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। तो सौर मंडल एक परिवार है जिसमें 8 सदस्य होते हैं। जैसे हमारे घर का भी एक परिवार होता है जिसमें एक मुखिया होता है। तो हमारे सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। तो थोड़ा सा हम लोग सूर्य के बारे में देख लेते हैं। ये सूर्य जो है, ये सूर्य क्या है? सौर मंडल का मुखिया है जो 2 इंपॉर्टेंट गैस से मिलकर बना है। एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। तो यहां से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि सूर्य में हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, सूर्य में हीलियम कितना पाया जाता है। तो सूर्य में हाइड्रोजन हमारा पाया जाता है 71%, सूर्य में हीलियम पाया जाता है 26.5% और जो थोड़ा बच गया वो हमारा अन्य गैस के रूप में है ना। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में तो ये भी पूछा गया है कि सूर्य क्या है। तो वहां पर ऑप्शन के अनुसार देखेंगे और आपका सबसे सुटेबल ऑप्शन का आंसर होता है कि सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। परंतु हमारे प्राचीन ब्राह्मणों और प्राचीन इतिहास को देखते हैं तो सूर्य को एक ग्रह की मान्यता दी गई थी। परंतु सौर मंडल की खोज जिसने केपलर ने किया उसने बताया कि सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा हमारा कौन हो गया? सूर्य हो गया, जिसमें हाइड्रोजन पाया गया 71% और हीलियम पाया गया 26.5%, है ना। अब हम लोग दूरी के अनुसार थोड़ा सा ग्रह का क्रम पढ़ लेते हैं। किसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं? दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम पढ़ रहे हैं। और यहां से भी एग्जामिनेशन में, प्रत्येक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि सूर्य से सबसे निकट कौन ग्रह है भाई। तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा हो गया? बुध हो गया। सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध हुआ, उसके बाद शुक्र हुआ, उसके बाद पृथ्वी हुआ, उसके बाद मंगल हुआ। तो अभी हम इन 4 ग्रहों पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। और इन 4 ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। अब देखिए इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मानते हैं कि एक बॉर्डर हो गया, यहां पे क्या हो गया? एक बॉर्डर हो गया। तो इस बॉर्डर के जो अंदर की ओर ग्रह है उसे हम लोग आंतरिक ग्रह कहेंगे और जो इधर बाहर की ओर ग्रह है उसे हम कहेंगे बाह्य ग्रह। तो ये जो आंतरिक ग्रह है, देखने में ऐसा लग रहा है कि आंतरिक ग्रह छोटा है, बाह्य ग्रह बड़ा है, ऐसा क्यों? तो आंतरिक ग्रह जो है वो ठोस वस्तुओं का बना है, यानी कि इस बॉर्डर के से पहले का जो भी ग्रह है वो बना हुआ है ठोस वस्तुओं का। और हमने देखिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमने देखा है कि ठोस वस्तुओं के अणु जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं? सटे होते हैं। तो सटे होने के कारण इसका आकार कैसा हो गया? छोटा हो गया। तो आंतरिक ग्रह ये ठोस वस्तुओं का बना है, इसीलिए इसका आकार कैसा हो गया? छोटा हो गया। अब अगर हम लोग बाह्य ग्रह का चर्चा बाद में करते हैं, पहले सूर्य से सबसे निकट का ग्रह हो गया बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद मंगल। और इन सभी को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। ठीक है। अब हम लोग आंतरिक ग्रह के बाद आते हैं बाह्य ग्रह की ओर। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस बाह्य ग्रह का आकार कैसा है? बड़ा है। क्या क्यों भाई बड़ा है? क्योंकि ये किसका बना है? गैस का बना है। ये किसका बना है? गैस का बना है। और गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और मॉलिक्यूल्स के दूर दूर होने के कारण इसकी रचना कैसे हो रही है?
बड़ी रचना हो रही है, इसलिए इसका आकार कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो बाह्य ग्रह यानी कि बाउंड्री के पार वाला जो ग्रह आया वो उसे क्या कहा गया, बाह्य ग्रह कहा गया। तो बाह्य ग्रह में हमारा बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। तो ये हमारे दूरी के अनुसार ग्रह हो गया। तो बाह्य ग्रह में हमने किसे देखा, बृहस्पति को देखा, शनि को देखा, अरुण को देखा और वरुण को देखा। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, और ध्यान से देखना है और समझना है कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह हो गया बुध हो गया, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहां तक का बात हम लोगों का क्लियर हो गया, और आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह भी हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कलर के अनुसार ग्रह, कि किस ग्रह का कलर कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो कलर फाउंडेशन हमने बनाकर तैयार रखा है, एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो बुध का कलर हो गया हरा, बुध किस कलर का होता है, हरा कलर का होता है। और ये शुक्र कैसा हो गया, चमकीला, शुक्र कैसा हुआ, चमकीला। और शुक्र से बहुत सारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह क्या हुआ, शुक्र हुआ। यहाँ पर देखिएगा दोनों में डिस्टेंस कितना कम, फासला किसमें कम है, तो पृथ्वी से निकट का ग्रह कौन सा हुआ, शुक्र हुआ, और उसके बाद मंगल आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, पृथ्वी के निकट का ग्रह कौन सा हुआ, शुक्र हुआ। तो इसे शुक्र को क्या कहा जाता है, सांझ का तारा या भोर का तारा भी इसे कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है ना, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, तीव्र ग्रह भी कहा जाता है। तो शुक्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो शुक्र से सबसे ज्यादा सवाल हम लोग के एग्जामिनेशन में आता है। अगर हम लोग बुध की चर्चा करते हैं तो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो हुआ बुध हुआ, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। तो कौन से ऐसे दो ग्रह हैं, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र दो ऐसे उपग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। अभी हम लोग ये पृथ्वी को देख रहे हैं, तो पृथ्वी कैसा दिख रहा है, उसके लिए हनी सिंह का गाना था, आज ब्लू है पानी पानी पानी, है ना। तो पृथ्वी किस कलर का हुआ, पानी किस कलर का, नीला कलर का। तो पृथ्वी किस कलर का हुआ, नीले कलर का हुआ। और पृथ्वी में जल की मात्रा सबसे अधिक है, इसलिए पृथ्वी का कलर कैसा दिख रहा है, नीला दिख रहा है। और मंगल के लिए हम लोग क्या कहे थे कि जब हनुमान जी का झंडा होता है तो किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है। और हनुमान जी की पूजा किस दिन होती है, मंगलवार को, इसलिए मंगल किस कलर का, लाल कलर का। ऐसा है नहीं, मंगल आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है ना। मंगल के किस लिए लाल दिखता है, उसका रीजन है आयरन ऑक्साइड। पृथ्वी किस कलर, किसके चलते नीला दिखता है, जल की अधिक मात्रा के कारण दिखता है। और शुक्र जो है वो चमकीला क्यों दिखता है, क्योंकि शुक्र का टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए वो चमकीला दिखता है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं बृहस्पति। बृहस्पति का कलर कैसा दिख रहा है, पीला दिख रहा है। बृहस्पति किस कलर का, पीला कलर का। तो हमारे समाज में भी ऐसा होता है कि बृहस्पतिवार को पूजा होती है, तो देखते होंगे कि माँ बहन जो है पीला फल चढ़ा रही है, पीला कपड़ा चढ़ा रही है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को क्या किया जाए, शांत किया जाए। और ये पीला इसलिए होता है क्योंकि इसमें कौन सी किसकी उपस्थिति होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें किसकी होती है, जल की उपस्थिति होती है। और इसमें आयरन ऑक्साइड, किसकी, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं शनि को देख रहे हैं, है ना। तो शनि किस कलर का होगा, शनि हो गया काला। अब शनि काला क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन के गैस, इसमें क्या है, नाइट्रोजन के गैस पाए जाते हैं, है ना। और अरुण और वरुण और बुध के हरे होने का रीजन है, इसमें पाया जाता है मीथेन गैस। कौन सा गैस, मीथेन गैस। तो हम लोग यहाँ पर कलर के बारे में भी देख लिए कि किस ग्रह का कलर कैसा है, और है तो ऐसा क्यों है ना। तो हम लोग बुध के बारे में हमने देखा,
शुक्र के बारे में हमने देखा, पृथ्वी देखा, मंगल देखा, बृहस्पति देखा, शनि और अरुण वरुण देखा, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी बात आता है कि सर सूर्य जो है, सूर्य से बुध नजदीक है लेकिन सबसे ज्यादा गर्म शुक्र है, सर ऐसा क्यों, है ना। तो इसका मेन रीजन है कि जो बुध ग्रह है उसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता है, यानी उसमें CO2 गैस नहीं पाया जाता है। अब CO2 गैस नहीं पाया जाएगा तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, और यहाँ पर शुक्र में देखिएगा तो CO2 गैस पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। तो शुक्र के चमकीले होने का एक रीजन है कि वहां पर CO2 गैस पाया जाता है, जिससे वहां का तापमान क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए वहां पर ये कैसा दिखेगा, चमकीला दिखेगा। तो हमने दूरी के अनुसार इसको देख लिया, हमने कलर के अनुसार इसको देख लिया। अब हम लोग इसके रोटेशन के अनुसार भी इसको देखते हैं कि किस ग्रह की घूमने की दिशा कैसी है ना। तो हम एक बात बता रहे हैं कि सभी ग्रहों के घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व है, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमता है, सिर्फ 2 ग्रह को छोड़कर। तो सिर्फ 2 ग्रह वैसे कौन है जो पश्चिम से पूर्व नहीं घूमते हैं, तो वो हमारा ग्रह है शुक्र है, और यहां पर हमारा एक ग्रह अरुण है, यानी शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व नहीं घूमते हैं, वो घूमते हैं पूर्व से पश्चिम। तो यानी कि इन दोनों ग्रहों पर सूर्य उदय होता है पश्चिम दिशा में और सूर्य अस्त होता है पूर्व दिशा में। तो बहुत बार एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। तो यहाँ पे आश्चर्यजनक होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका रोटेशन जो है वो कैसा है, पूर्व से पश्चिम है या पश्चिम से पूर्व, तो इसका रोटेशन है पूर्व से पश्चिम, इसलिए यहाँ पर सूर्योदय कैसे होता है, पश्चिम में सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा पूर्व में। तो हम लोग रोटेशन के अनुसार मात्र 2 को देखकर अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो सभी ग्रहों का रोटेशन हम ध्यान रख सकते हैं। तो दूरी के अनुसार हमने देखा, कलर के अनुसार देख रहा, रोटेशन के अनुसार देखा। अब यहाँ पर आपको फिगर में डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछ चुका है कि ये जो क्षुद्र ग्रह है किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है। तो क्षुद्र ग्रह साफ दिख रहा है कि मंगल और बृहस्पति 2 ग्रह के बीच में जो ग्रह पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने डिटेल क्लास में कर रखी है। अब आगे का बात करते हैं हम लोग आकार के अनुसार ग्रह के बारे में। और बहुत बार पूछा हुआ है कि आकार के अनुसार ग्रह का जो 5वां नंबर पे कौन होगा, दूसरा नंबर पे कौन होगा। अगर हमें पूरे ग्रह का आकार याद रहे तो हम बता सकते हैं कि आकार के अनुसार किस ग्रह का स्थान कहां पर होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया कि जो सा ग्रह जो है ठोस वस्तु से बना है उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा, और जो गैस से बना उसका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर तो हमारा साफ दिख रहा है बाउंड्री के उस पार, यानी कि इस बाउंड्री के उस पार जो भी ग्रह है वो आकार के अनुसार क्या होगा, बड़ा होगा। तो साफ 4 ग्रह हमें दिख रहे हैं जो आकार के अनुसार बड़े होंगे, वो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी आकार के अनुसार अगर इनका नंबरिंग किया जाए तो ये हो जाएगा 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। यानी आकार के अनुसार हमारे ग्रह का क्रम जो बाएं ग्रह है वो क्रम से है ना। अब हमको देखना है कि 5वां नंबर का कौन सा होगा। तो 5 नंबर पे कौन सा आ रहा है हमारा, पृथ्वी। उसके बाद पृथ्वी के बाद कौन सा होगा, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, उसके बाद बुध। ये हमने 8 ग्रहों को आकार से देख लिया। तो सबसे पहले बाह्य ग्रह में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं हमें, मतलब 1, 2, 3, 4 ग्रह हम लोग को आकार के अनुसार देखने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि ग्रहों का क्रम क्या होना चाहिए आकार के अनुसार, तो हमें पता चलता है कि 5वां नंबर पे कौन सा आया, पृथ्वी आया। उसके बाद क्या आया, पृथ्वी के बाद कौन सा आया, शुक्र आया। उसके बाद कौन आया, मंगल, उसके बाद बुध।
तो आकार के अनुसार ग्रहों का एक बार क्रम हम लोग लाइन से देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो ये हम लोगों ने आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देख लिया। तो अब हम लोग इसको अगर याद करना है तो एक छोटा सा ट्रिक हम लोग देखते हैं। कंसेप्ट सबका क्लियर है कि आकार के अनुसार जो है बाह्य ग्रह हुआ। एक छोटा सा ट्रिक हम लोग लिख लेते हैं यहां पर, वो ट्रिक है 20 अब 25 में बा। एक थोड़ा सा लिखते हैं फिर से 25, ये इसका थोड़ा सा काम नहीं है। 25 में बा, यानी कि भोजपुरी में हमने इस चीज को देख लिया, अपने लैंग्वेज में हम लोगों ने इस चीज को देख लिया। 20 अब 25 में बा। तो 20 हो गया बृहस्पति, श से हो गया शनि, अ से अरुण, व से वरुण, प से पृथ्वी, स से शुक्र, म से मंगल और बा से बुध। तो हम लोगों ने ये सौर मंडल का यहां तक का सफर देखा, जिसमें हम लोगों ने सूर्य को दूरी के अनुसार, यहाँ पे ग्रहों को दूरी के अनुसार देखा कि कौन से ग्रह दूरी के अनुसार किस अनुसार पर है, किस क्रम पर है। कलर के अनुसार हम लोगों ने इसे देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्षुद्र ग्रह के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, उसके आकार के अनुसार हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब सौर मंडल से जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है कभी कभी, कि वो सवाल क्या है कि बुध में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें चुंबकत्व पाया जाता है। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसमें चुंबकत्व पाया जाता है। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है, सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है ना। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सवाल हमेशा आता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रहों की संख्या सबसे क्या है, ज्यादा है। तो किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सबसे ज्यादा है, बृहस्पति। उसका उपग्रह कितना हो गया, 63 या 64 भी कह सकते हैं। ये करंट सवाल हो गया, एग्जामिनेशन में जाने से एक बार पहले हम लोगों को क्या करना होगा, देख लेना होगा। और ये हमारा मंगल जो है, मंगल के कितने उपग्रह हो गए, मंगल के 2 उपग्रह मंगल का होता है, एक है फोबोस और एक डीमोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसी का एक उपग्रह है कौन सा, ज्ञानीमीड। यानी कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड हो गया। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन हो गया, डिमोस हो गया। वो किसका हो गया उपग्रह, मंगल का। हमने पिछले क्लास में बताया ना कि जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रह कहते हैं। और ग्रह के चारों ओर जो घूमता है उसे उपग्रह कहते हैं। तो ये सारे उपग्रह हैं और सबसे ज्यादा किसका उपग्रह हो गया, बृहस्पति का। ठीक है, अब आता है यहां पर सवाल पूछता है कि सौर मंडल में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओलिम्पस मेसी। कौन सा है, ओलिम्पस मेसी। और सवाल आता है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। कौन सा पर्वत है, निक्स ओलंपिया। तो इस छोटे से क्लास में एक हम लोगों ने व्यू देखा सिर्फ सौर मंडल का, कि सौर मंडल में क्या हो सकता है। और बाकी तो पीछे क्लास में जब हम लोगों ने ब्रह्मांड पढ़ा था, सौर मंडल पढ़ा था, तो पूरे डिटेल में उसमें हमने सभी ग्रहों के बारे में हमने लिख रखा है। वो बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो या मंगल हो, सभी ग्रहों के बारे में हमने डिटेल देख रखा है। तो आज के क्लास में जैसा कि हमने वादा किया था कि अगला क्लास हमारा सौर मंडल का होगा, तो इस क्लास में हमने सौर मंडल के कुछ तथ्यों को देखा। और इसके बाद का जो आगे का क्लास होगा वो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लास है, वो होगा मैप का क्लास। यानी कि हम लोग भारत के मैप को इस तरीके से देखेंगे कि कुछ ही समय में हम लोग भारत के सारे राज्यों को, भारत से लगने वाले सारे देशों को, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इन सारे की स्थितियों को हम लोग एक बार में देख लेंगे। तो आज का हमारा सौर मंडल का एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि हमने आपके सामने रखा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।